कोई लौट के आया है। रात के ठीक 1 बज रहे थे। बीच हाउस के पीछे काले कपड़े पहने हुए एक शख्स एक लाश को जमीन पर घसीट रहा था। उसका मोबाइल पॉकेट में रखा रिंग कर रहा था। एक गड्ढे के पास जाकर उसने वो लाश उस गड्ढे में फेंकी और फावड़े से उस पर मिट्टी डाली। फिर कॉल रिसीव किया। हाँ, काम हो गया। आज से सारी परेशानी खत्म। नेक्स्ट डे मयंक और नुपुर हॉल में बैठे हुए हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया था वो मुझे अपनी सेक्रेटरी के साथ चीट कर रहा था, कहते हुए नुपुर मयंक के मोबाइल में नेहा और कार्तिक के फोटोज देख रही थी। नुपुर, यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ था जब मैंने पहली बार उनको इस तरह देखा, और मुझे पता था कि तुम भी मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी, इसलिए मैंने उन दोनों की फोटोज निकाल लिए थे। लेकिन तुम ये फोटो बार बार क्यों देख रही हो? सिर्फ इसलिए कि मुझे उसकी बेवफाई याद रहे और उसकी मौत तक कोई गम ना हो। नुपुर, अब तुम उसको भूल जाओ, हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे, कहकर मयंक ने नुपुर के हाथ से मोबाइल लिया और वो सारे फोटोज डिलीट कर दिए। रात को तकरीबन 1 बजे के टाइम जब मयंक का मोबाइल बार बार रिंग कर रहा था, तब वो उठा और सीधा छत पर जाकर बात करने लगा। हेलो, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब मैं कॉल करूं तभी कॉल करना। अरे यार, तुमने कहा था कि रात में कॉल करोगे, बट उसके बाद तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। तभी मयंक को पीछे से किसी की आवाज आई। इतनी भयानक आवाज सुनकर उसके हाथ से मोबाइल छूट गया और उसने जैसे ही पलट के देखा, वो उसके पीछे खड़ा हुआ था। तेज पीली आंखें, बिगड़े हुए बाल, उसके आधे चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी और होंठों से खून टपक टपक कर उसकी नीली शर्ट पर गिर रहा था। उसने मयंक को अपने पास आने का इशारा किया। बचाओ, बचाओ! कहकर मयंक गिरता पड़ता वहां से भागा और सीढ़ियों से उतरकर नीचे पहुंचा। रात को तकरीबन 2 बजे के टाइम मयंक अपने कमरे में सो रहा था। एक काला सा हाथ उसके गले पर आया, जिसके टच से वो अचानक से उठ खड़ा हुआ। उसने देखा वही आदमी उसके सीने पर बैठा उसका गला दबा रहा था। मयंक कांप उठा और उससे खुद को छुड़ाने लगा। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से चीख निकली। जिसे सुनकर नुपुर तेजी से वहां पहुंची। उसने देखा कि मयंक अकेला बेड पर पड़ा चिल्ला रहा है। क्या हुआ मयंक? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ मयंक? सुनकर मयंक ने खुद को संभाला और फिर बोला, शायद कोई बुरा सपना था। मयंक ने कह तो दिया, लेकिन नुपुर को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। अब मयंक के साथ ये रोज का होने लगा था। उसको बार बार वही डरावना आदमी नजर आता। हर वक्त उसको ऐसा लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा है और महसूस होता कि वो अकेला नहीं है। लेकिन फिर भी वो नुपुर को कुछ भी नहीं बताता था और वो उसकी परेशानी की वजह जानना चाहती थी। रात को जब मयंक ने नुपुर के साथ डिनर किया, तब भी वो खोया खोया और डरा हुआ सा लग रहा था। डिनर के बाद उसने नुपुर के कमरे में जाने का इंतजार किया और फिर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो बाथ टब में नहा रही थी, तो किसी ने बाथरूम के दरवाजे पर हाथ रखा, जिसे देखकर वो डर गई और उसने चीख मार दी। कौन है? कौन है? कौन है वहां? कहते हुए वो टब से उठी और टॉवेल लपेटकर बाहर निकली। फिर उसने इधर उधर देखा तो कोई नजर नहीं आया। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही वो पलटी, वो खौफनाक चेहरा उसके ठीक सामने था। उसने अपना मुंह फाड़ा और जोर से चिल्लाया। उसके चीखते ही नेहा भी कांप उठी और चिल्ला पड़ी। उसने नेहा का गला पकड़ा और फिर जो कांच का दरवाजा आधा टूट चुका था, उस पर नेहा की गर्दन तेजी से रगड़ डाली।
जब उस तेज धार शीशे से नेहा का गला कटा तो एक दबी सी चीख उसके मुंह से निकली और फिर एक तेज खून की धार गले से बाहर आई। अब नेहा की लाश बाथरूम के दरवाजे के पास पड़ी और खून बहकर जमीन पर फैलता जा रहा था। मयंक थोड़ी देर बाद वहां पहुंचा। उसने देखा कि दरवाजा लॉक नहीं है, तो वो उसे खोलकर अंदर गया। सामने नेहा की लाश बुरी हालत में पड़ी हुई देख उसके होश उड़ गए। उसकी धड़कनें तेज तेज चलने लगी। उसको सब कुछ बता दे, नहीं तो तेरा हाल भी यही होगा। ये सुनकर वो डर गया और फिर तेजी से वापस नूपुर के पास पहुंचा। वो हॉल में बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ थे तुम? बिना बताए कहाँ भाग गए थे? नूपुर, जो कुछ भी तुम्हें दिखाया या बताया गया था वो सच नहीं था। कार्तिक तुमको चीट नहीं कर रहा था। सुनकर नूपुर चौंक पड़ी और उसको हैरानी से देखते हुए बोली, क्या मतलब है इस बात का? तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि वो मुझे धोखा दे रहा है। और वो फोटोज? सच ये है कि मेरी और नेहा की नजर हमेशा से कार्तिक की प्रॉपर्टी पर थी। हमने प्लान बनाया कि तुम्हारी नजरों से कार्तिक को धोखेबाज साबित कर देंगे और धीरे धीरे तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। फिर मैं तुमको अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर कार्तिक को मरवाकर अपने रास्ते से हटाने के लिए राजी कर लूंगा। कार्तिक की मौत के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे हिस्से में आती और फिर मैं तुमसे शादी करके उसका आधा हिस्सा अपने नाम करवा लेता। इसी प्लान के हिसाब से उस दिन नेहा ने कार्तिक के केबिन में जाकर उसको अपने झूठ मूठ की परेशानी बताई और आंसू बहाने लगी। कार्तिक ने उसको चुप कराते हुए उसके सर पर जरा सा हाथ रख दिया तो वो खुद उसके गले लग गई। कार्तिक ने उसको हटाना जरूरी नहीं समझा क्योंकि उसके हिसाब से वो बहुत दुखी थी। ठीक उसी टाइम की मैंने फोटोज निकाली और तुमको दिखाते टाइम ये बताया कि कार्तिक का नेहा के साथ अफेयर चल रहा है, जिसको देखकर तुम गुस्सा हुई, लेकिन तुमने उसको मारने की जगह उससे डिवोर्स लेने की बात कही। इतना कहकर मयंक चुप हो गया। आगे बोलो मयंक, आगे बोलो। जब घिनौना काम करते टाइम शर्म नहीं आई तो बताते टाइम क्यों आ रही है? आगे बोलो। अगर तुम उसको डिवोर्स दे देती तो हम दोनों का प्लान चौपट हो जाता। इसलिए मैंने उस दिन कार्तिक को ऑफिस के बाद उसके बीच हाउस पर ले जाने की बात कही। वो भी मेरे एक कहने पर मेरे साथ चला गया। फिर वहाँ मैंने और नेहा ने मिलकर उसको मार डाला और फिर अकेले उसकी लाश को बीच हाउस में थोड़ी दूर जमीन पर दफना दी। आगे प्लान के हिसाब से मैंने तुमको बताया कि कार्तिक नेहा के साथ मिलकर तुमको जान से मार देने की बात कह रहा था और मैंने सुन लिया तो उसने मुझ पर जानलेवा हमला किया। इसलिए मजबूरी में मुझे कार्तिक को मारना पड़ा। और तुमने कार्तिक को मेरी और अपनी जान बचाने के लिए मारा। ये सोचकर मैं तुम्हारी तरफ खिंची चली गई। कितनी बड़ी बेवकूफ थी मैं। मैंने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। तुमको सजा मिलकर रहेगी। हाँ। इतना कहते ही कमरे की लाइट्स ब्लिंक करने लगी और जब रुकी तो कार्तिक अपने उसी डरावने अवतार में सामने खड़ा नजर आया। वो रहा। मुझे बचा लो नूपुर, ये मुझे मार डालेगा। कार्तिक, तुम कहाँ हो? मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ। नूपुर की बात सुनकर कार्तिक अपने सही रूप में आया और फिर नूपुर को नजर आने लगा, जिसको देखकर नूपुर की आंखों में आंसू आ गए। कार्तिक, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी जान सिर्फ मेरी वजह से गई है। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, गलती इन दोनों की थी। एक को तो मैंने खत्म कर दिया, अब इसकी बारी है। सुनकर मयंक डर गया और वहां से भाग निकला। नूपुर, मैंने केवल तुमसे प्यार किया था और कभी तुमको धोखा नहीं दिया। अब मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, इसको अच्छे से संभालना। मैं भी अब बस अपनी आखिरी काम कर दूं,
उसके बाद तुम मेरी बॉडी को निकाल कर उसका अंतिम संस्कार करवा देना। कहकर वो मुस्कुराया और नुपुर ने हाथ हिलाकर उसको अलविदा किया। उसके बाद वो वहां से गायब हो गया। बस जल्दी से उसकी लाश को निकाल कर जला डालूंगा, उसके बाद उसकी आत्मा हमेशा के लिए गायब। हाँ। कहकर उसने ब्रेक लगाया और कार से उतरकर वहां पहुंचा जहां उसने कार्तिक को दफनाया था। सामने उसने देखा कि कार्तिक हाथ में फावड़ा लिए अपने डरावने अवतार में खड़ा हुआ है। ये देखकर वो चिल्लाया और भागने के लिए जैसे ही मुड़ा, उसके पैर हवा से काफी ऊपर उठ गए और वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। फिर कार्तिक ने उसकी टांग पकड़ी और उसको जमीन पर गिरा दिया। वो पलटा और सीधा होकर आंखों में खौफ लिए सामने खड़े कार्तिक को देखने लगा। कार्तिक ने एक भयानक आवाज करते हुए फावड़ा सीधा उसके पेट में मार डाला। उसका पेट फट गया और उससे अतड़ियां निकलती हुई बाहर आ गई। फिर कार्तिक उसकी लाश पर खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगा। ल्यूसीफर्स गिफ्ट। ये कहानी है गोवा के गोवान गाइस की। एक कपल जो कि चाइल्डहुड फ्रेंड से लवर्स और फिर कपल बना। अपर मिडिल क्लास फैमिली से थे दोनों और एक हो गए। मिसेस आयशा एंड मिसेस जोहान रॉड्रिग्वेज, अ हैप्पी क्रिश्चियन कपल। शादी के 6 साल पूरे हुए पर कोई बच्चा नहीं। सामाजिक जोर नहीं क्योंकि एक फ्री लाइफस्टाइल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, पर खुद को एक उम्मीद और चाह है जो सबको होती है। मेडिकल चेकअप से पता चला कि दोनों ही ठीक हैं, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है। IVF और सरोगेसी भी ट्राई किया पर कुछ नहीं हुआ। जो कपल बहुत खुश मिजाज था अब दुखी रहने लगा। जोहन एक ड्राई फ्रूट्स का डीलर है तो वो काम में बिजी होकर दिन निकाल लेता है, पर रात की सोच दुश्मन बन जाती है और नींद नहीं आती है। 2 रातों बाद झपकी आती है, पर आयशा तो दिन भर तकलीफ और सोच में डूबकर दुखी होती है। इसलिए एक कंप्लीट डे मेड रखी है, जेनी, जो ख्याल भी रखती है और बातें भी करती है। जेनी वहां के चर्च के पादरी की बहन है तो उसका झुकाव जरा ईश्वरीय शक्ति की तरफ ज्यादा रहता है और वो बातें भी बाइबल की ज्यादा करती है। एक दिन जोहन ने आयशा को कुछ दिन अपने पीहर पुडुचेरी पापा मम्मी के पास जाने को कहा और आयशा ये मानकर चली गई। पुडुचेरी अपने घर में पापा माइकल और माँ मिशेल के पास दिन भर अपनी किस्मत को कोसती रोती रोती देर रात को सो गई। तब उसके पेरेंट्स ने एक दूसरे से बात की, आयशा को सब कुछ बता दो और उसको भी वो करने के लिए मनाओ जिसको करके हमें भी आयशा मिली थी। पर हमें पहले उनसे पूछना होगा, तभी सब कुछ होगा और बेटी को समझा कर वो सब कुछ करवा पाएंगे। चलो, अभी वैसे भी आयशा गहरी नींद में सो रही है। अभी टाइम 1:30 बज रहे हैं, इतनी रात को? तो यही तो मिलने का सही वक्त है, कहा ना चलो। दोनों अपने घर से बाहर गार्डन में आए और घर के पीछे जमीन में एक टैंक के ढक्कन की तरह ढक्कन को खोला, जो कि बेसमेंट है। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे जहां अंधेरा था। वो दोनों साथ कोई लाइट भी लेकर नहीं गए और खड़े हो गए, दोनों हाथों को बांधकर जैसे किसी को याद कर रहे हैं। और अचानक से ऊपर का दरवाजा बंद हुआ। दोनों ने ऊपर देखा ही था और भयानक भारी आवाज आई, आ गए दोनों, बड़े दिनों बाद याद आई। तभी अंधेरे में कुछ कैंडल्स जली और भयानक सा दिखता एक डेमोन सामने आया। वो बोला, कहो क्या काम है? मेरी बच्ची को भी वही तकलीफ है जो मेरी बीवी मिशेल को थी। बस, कुछ कहने की जरूरत नहीं, अब सब समझ गया, पर शर्त याद है ना? Yes, my lord. Then tell your daughter and get ready her for the Lucifer's gift. डिमोन अदृश्य हो गया और वो दोनों भी बाहर आकर अपने कमरे में जाकर सो गए। सुबह नाश्ते पर दोनों ने आयशा को समझाया, लुक आयशा एंड लिसन टू मी केयरफुली, इट विल बी गुड न्यूज इफ यू बिलीव। यस मॉम, आई एम लिसनिंग। सबने हाथों से फोक एंड स्पून रख दिए। आयशा देखो, जब साइंस काम नहीं आती तब सुपर साइंस काम आती है, जिसे हम माइथोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। पर हमारा विश्वास उनसे भी ऊपर वाली शक्ति में है, द सुपर नेचुरल पावर, और वो कभी वेस्ट नहीं जाती।
और इसका इफेक्ट तुम खुद हो। जो तकलीफ तुम्हें है वो हमें भी थी, और तुम्हारा जन्म भी वैसे ही हुआ जैसे तुम्हारे बच्चे का हो सकता है, अगर तुम चाहो और मानो तो। I want to being a mother and I can do everything. देन लिसन, एक शर्त है और वो माननी पड़ेगी, वरना बाद में रिजल्ट बहुत भयानक हो जाएंगे, मानो अनकंट्रोलेबल। आप कहिए, मैं सुन रही हूँ। आज रात तुम्हें हम दोनों वहां ले जाएंगे जहां से तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, पर शर्त यह है कि वो बच्चा हमारे भगवान का होगा। मीन्स पहला बच्चा वो ले जाएंगे, बाद में चाहे जितनी भी संतानें हो वो तुम्हारी, पर पहला बच्चा उनका अपना गिफ्ट होगा और तुम्हें लौटना होगा। मंजूर है। रात 12:45 पर वो तीनों नीचे आते हैं और वैसे ही डिमोन आकर आयशा से पूछता है, क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ। तुम अकेले रुको और तुम दोनों जाओ। ये बोलकर वो अदृश्य हो जाता है और वो दोनों आयशा को अकेला छोड़कर ढक्कन बंद कर चले जाते हैं। अपने कमरे में दोनों लेटे हुए बस इंतजार करते हैं कुछ होने का, और अचानक जोरों से बिजलियां कड़कने लगती हैं। तेज आंधी चलने की आवाज सुनाई देती है जिससे घर की छत के दरवाजे टकराने लगते हैं। लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और दोनों ऊपर दरवाजा बंद करने साथ जाते हैं। छत पर पहुंचकर आकाश देखते हैं जो कि लाल सुर्ख हो गया है, जिसमें काले बादल मंडरा रहे हैं। तेज आंधी पेड़ों को बेहाल कर हिला रही है और साथ ही ऐसे मौसम में बारिश शुरू हो गई है। बिजलियां कड़ाके से कड़क कर डर का माहौल बना चुकी हैं। आकाश में ऐसे मौसम से एक आदमी जैसा पंखों से उड़ता हुआ नीचे आ रहा है। धीरे धीरे जो गुस्से में आंखें लाल किए नीचे उतर रहा है। उन दोनों की नजरें उससे मिली और दोनों घुटनों पर बैठ गए। वो आसुरी शक्ति नीचे उतरती है, पंखों के सहारे घर के पीछे उतर गई। मौसम अभी भी वैसा ही है। वो दोनों भीगे हुए छत के दरवाजे को बंद कर नीचे गए और कपड़े बदल कर सो गए, पर सोना किस्मत नहीं उस रात, क्योंकि मौसम की गर्जना और अब बेटी की चीखें सोने नहीं दे रही हैं। 3 बजे एकदम से सब शांत हुआ और फिर दोनों सो गए, जो इतने समय से अपने बिस्तर पर बैठे एक दूसरे को देख रहे थे। सुबह 7 बजे आवाज आई, गुड मॉर्निंग मॉम, डैड। दोनों उठे और देखा कि सामने बेटी और वो एक कातिल मुस्कान से भरी है, जिसमें उस आसुरी शक्ति का अंश आ गया है। अब आयशा अपने पति जोहान को कॉल करके कहती है, यहाँ सरोगेसी से काम हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जल्दी आ जाओ। Yes, my love. Thank you, baby. Today I am the happiest man on the earth. I will be there in the evening. अभी फ्लाइट से निकलता हूँ। जोहान शाम को पहुंच जाता है अपने ससुराल। 1 हफ्ते बीवी के साथ शहर घूमता है और वापस दोनों गोवा जाते हैं। खुशी से अपनी बीवी का ख्याल रखता है, घर पर ही रहता है। बिजनेस उसके वर्कर्स हैंडल करते हैं और इसमें 9 महीने बीत जाते हैं और वो दिन आता है जन्म का। बीवी को हॉस्पिटल ले जाता है। लेबर रूम के बाहर खड़ा बीवी की चीखें सुन रहा है जो सहन नहीं कर पा रहा है, और हॉस्पिटल से चला गया और देखा कि मौसम एकदम भयानक हो गया है, वैसा ही जैसा उस रात था। एक आदमी आकर बधाई देता है, तब वो अंदर आता है और देखता है कि एक लड़के का पिता बन गया है, पर पास के बेड पर जो थी वो और उसका बच्चा दोनों मर गए। बिकॉज ऑफ नॉर्मल डिलीवरी अगले दिन घर आ जाते हैं। खुशी के माहौल में 1 साल बीत जाता है और सब अपने रोज के काम में लग जाते हैं। पहला जन्मदिन आता है जब उसके नाना नानी भी आते हैं और बेटी को शर्त याद दिलाते हैं, पर वो नहीं मानती। अगले दिन वो दोनों चले जाते हैं पुडुचेरी, पर यहाँ भर रात लाइट्स ऑन ऑफ, टीवी ऑन ऑफ, बेड के नीचे से आवाजें, दोनों को मिरर में कोई दिखना, दीवारों से खून निकलना, सब भयानक और गलत हरकतें होती दिखाई देती हैं। दिन रात कुत्ते रोते हैं, रोज कोई परिंदा घर से टकरा कर मरता है। आधी रात को किसी के दर्द में रोने की आवाजें, ये सब जोहान को बेचैन कर रही है। और इनको देख जेनी आंटी जो मेड है वो अपने पादरी भाई को बुलाने का कहती हैं और जोहान मान भी जाता है। प्रिस्ट आते हैं और घर में घुसते ही समझ जाते हैं। फिर वो बेबी को देखने कमरे में जाते हैं और उंगली उसके मुंह में डालते हैं कि वो बच्चा इतनी जोर से काटता है कि उंगली ही काट खाता है, और इतना सा बच्चा वो उंगली चबाकर निकल जाता है। ये सब जोहन को डरा देता है। बाहर आकर प्रिस्ट साफ बता देते हैं कि घर में शैतान का बसेरा है और बच्चा शैतानी तोहफा है। जोहान कुछ कह नहीं पाता, बस इतना ही, फादर ये सब कैसे और सही कैसे होगा? देखो, ऐसा बस शैतान से सौदा करने पर होता है।
और वो केवल बच्चे के पिता या माँ ही कर सकते हैं। इसका इलाज केवल घर का शुद्धिकरण है, जिसमें सबकी जान का खतरा भी है। पर जिसने ये सौदा किया है शैतान के साथ, उसको मेरे सामने सच बताना होगा। Father, my God is my witness. But if Aisha did this, I will ask her the truth. बस आप तैयारी कीजिए। See you tomorrow. God bless you all. प्रिंस चले गए और जोहान अपनी पत्नी से आंखों में आंखें डालकर सच्चाई पूछता है। आयशा सब बता देती है। दोनों बच्चे के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि कमरे में अंधेरे के बीच लाल रोशनी में वो डेमोन उसे गोद में खिला रहा है और उन दोनों को कहता है, कल इसे लेने इसके पिता खुद आएंगे। और अदृश्य हो जाता है। आयशा फूट फूट कर रोती है और बताती है, वो डेमोन जिस पिता का कह रहा था वो कोई और नहीं, खुद लूसीफर है। जोहान भागते हुआ चर्च जाता है और प्रीस्ट को सब सच्चाई बताता है और शुद्धिकरण की क्रिया प्रक्रिया उसी समय करने को कहता है, क्योंकि 12 बजे के बाद लूसीफर कभी भी आ सकता है और अब सिर्फ 1 घंटा बचा है। अब पादरी और जोहान घर आकर प्रक्रिया शुरू आवर फादर इन हेवन प्रार्थना के साथ चर्च होली वाटर छिड़कने से करते हैं और वहां जोहान, जेनी एंड आयशा पादरी के पीछे चलते जाते हैं। फिर जब आखिर में बच्चे के कमरे तक फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं कि घड़ी की घंटी बजती है, जिसमें 12 बज चुके हैं और समय थम गया है। पादरी का मुंह सिल जाता है, हाथों से बाइबल एंड होली वाटर बॉटल गिर जाते हैं और वो कुछ बोल नहीं पाता। तभी भयानक मौसम बन जाता है। तभी घर की छत गिरती है और फिर उसमें से उड़ता हुआ उतरता है बड़े पंख और भयानक चेहरा लिए लूसीफर। अपने बच्चे को उठाता है कि आयशा उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाती है, मुझे ले जाओ पर बच्चे को छोड़ दो। पर लूसीफर इतनी जोर से चिल्लाता है कि दूर तक आवाज जाती है। मौसम और माहौल भयानक है क्योंकि लूसीफर है वहां और वो एक बात कहता है, बस। I told you, and you promised that you will give me my gift. और अब ले जा रहा हूँ। वो लेकर उड़ जाता है, पर जेनी प्रेयर कंटिन्यू करती है कि पीछे खड़ा डेमोन उड़ता हुआ उसके ऊपर झपट्टा मारता है और बाहर की ओर दीवार गिरता हुआ तेजी से ले जाता है। पादरी ठीक हो जाते हैं और प्रार्थना पूरी करते हैं। फिर घर के बाहर आकर देखते हैं कि बहन जेनी नहीं रही। वो दोनों पति पत्नी जमीन पर बैठे रो रहे हैं। तभी अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है और जोहान अंदर भागता है। अपने बच्चे को सामने देख गोद में उठाकर बाहर आ जाता है। वहीं देखता है कि आयशा की लाश जमीन पर है और आयशा की आत्मा का हाथ थामे लूसीफर ले जा रहा है। प्रेतों की पाठशाला। बिलासपुर 23,000 लोगों की तादाद वाला कस्बा, जिसे आज से पहले कोई ज्यादा जानता नहीं था, पर आज वो न्यूज की हेडलाइन बन गया है। एक स्कूल में 2 दिन में 3 बच्चों और 2 अध्यापकों की अस्वाभाविक मृत्यु हो गई थी। 1 हफ्ते पहले वजह कोई बता नहीं पा रहा था। अफवाह है या हकीकत, पर सुना है कि वो पाठशाला प्रेतों की है। रिपोर्टिंग के वक्त एकदम से आवाज आई, चाय लेंगे साहब। रिपोर्टर डर जाता है और देखने के बाद उसको अजीब हालत में और ज्यादा डरा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि वो भूत जैसा ही भयानक दिख रहा है। तुम कौन हो? वो स्कूल की दीवार से लगकर चाय की स्टॉल मेरी ही है। भाई साहब, कुछ जानते हैं आप इन सब के बारे में? तो बताइए। 2 महीने पहले स्कूल शुरू हुआ था और हमारी दुकान 2 पुश्तों से यही है। जब नींव रखी गई तब भी हमने मना किया था बाबू साहब। क्यों का भूतिया है ये जगह, नहीं सुनी हमरी और शुरू हुआ स्कूल। पहले ही दिन बच्चे अपनी कक्षा में गए और जब पानी पीने या टॉयलेट गए तो डरते चिल्लाते बाहर आए और पूछने पर बताते कि अंदर कोई और भी डरावने लोग हैं, पर मानता कोई नहीं। पढ़े लिखे कहाँ मानते हैं बाबू साहब। पर अंदर का वाकया तो विनोद जी सर ही बताएंगे, जिन्होंने इसकी तहकीकात की है। तुम इतना सब कैसे जानते हो? अरे बाबू, दुकान दिखाई ना मेरी, वो भी तो जल गई थी और साथ में मैं भी। रिपोर्टर वहां से चल दिए और स्कूल की तरफ बढ़े। बाहर चारों तरफ पुलिस फेंसिंग थी, डू नॉट क्रॉस वाली, पर रिपोर्टर ने अपना पहला कदम पहली सीढ़ी पर रखा ही था और पीछे से डर में
चाय वाले का भूत चिल्लाया। अंदर ना जाओ बाबू साहब। पीछे पलटे बिना वो डरता हुआ अंदर बढ़ा और अपने धीमे कदमों से खाली सुनसान स्कूल का चक्कर लगा ही रहा था, अपने मोबाइल कैमरा में रिकॉर्डिंग के साथ। और वो वहां टॉयलेट एंड पेंट्री के सामने पहुंचा। पहुंचते ही देखता है कि सामने एकदम से वहां बच्चों की भीड़ दिखी, जैसे कि इंटरवल में होती है वही माहौल, और तुरंत ही माहौल शांत। सारे बच्चे रिपोर्टर के सामने पलटे और गुस्से में देखने लगे, जिनमें से काला धुआं निकलने लगा जैसा जलने से निकलता है। ये देख रिपोर्टर पर डर चढ़ा ही था कि पीछे से डांटती हुई डंडा हाथ में लिए एक लेडी टीचर आई, जैसे कि बच्चों को क्लास में ले जाने के लिए आई हो। और बच्चे भी वैसे ही हूटिंग करते हुए रिपोर्टर के आर पार होते हुए भाग गए। रिपोर्टर डर से पलटकर गिरा और उसकी नजर उस लेडी टीचर की दहकती नजरों से मिली जो दर्द में थी। वो सब अदृश्य हो गए। काफी देर बेल बजाने और दरवाजा खटखटाने के बाद विनोद आए। विनोद जी, क्या है स्कूल का सच? पाठशाला नहीं है वो, प्रेतों की पाठशाला है। बच्चों ने जब वो सब एक्सपीरियंस किया तब बच्चों ने बाकी टीचर्स और अपने पेरेंट्स से कहा, पर कोई नहीं समझा और ना ही माना। पर मैंने माना और इसके पीछे लगा। एज ए फिजिकल टीचर मैं जब भी राउंड पर होता तो मैं अकेले टॉयलेट्स और पैंट्री में जाने लगा। फील होता जैसे मेरे पीछे कोई है। पानी पीता तो लगता कि पैंट्री में मेरे साथ कोई पानी पी रहा है। सेम इन टॉयलेट। और फिर एक दिन दोपहर 2 बजे छुट्टी की टाइम जाने से पहले मेरी नज़र कॉरिडोर में टहलते कुछ लोगों पर पड़ी। जैसे कि मॉर्निंग में स्कूल स्टार्ट से पहले स्कूल ऑक्सिलरी स्टाफ टहलते हैं। मैं पीछे गया तो देखा कि वो लोग अलग अलग क्लासरूम्स क्लीन कर रहे हैं और हर एक रूम के सामने खड़े होकर हर एक से नज़र मिली और मुझसे नज़र दर्द में मिलाकर गायब होते गए। मैं डर से भागा। अगले दिन मैंने प्रिंसिपल ऑफिस जाकर प्रिंसिपल से वही बात कही, पर उन्होंने हंसकर मजाक में उड़ा दी। क्या आप भी बच्चों की तरह बातें कर रहे हो विनोद सर? और प्रिंसिपल सर बाहर गए। मैं बाहर निकला और मुझे कॉरिडोर के एंड में ग्रुप के बच्चे और स्टाफ जलते हुए दिखे। अब मेरे लिए जानना ज़रूरी हो गया। अगले दिन मैं स्कूल लेट आया और देखा कि वहाँ स्कूल में भीड़ जमा है। पुलिस आई हुई है और सब वही वॉशरूम पेंट्री के आगे जमा है। वहाँ देखा तो क्लास फर्स्ट के 3 स्टूडेंट्स की डेड बॉडीज पड़ी है, जिसका रीज़न हार्ट अटैक है। उन बच्चों के पेरेंट्स रो रहे हैं। माहौल मातम से भरा हो गया था। अगले दिन एक मेल टीचर वॉशरूम में गए थे और वो बाहर आए ही नहीं। जब पियोन को पता चला कि वॉशरूम में है तो डोर तोड़ा गया। वहाँ वो टीचर की बॉडी कमोड पर बैठी पड़ी है, पर पूरी जली हुई थी और कोई बदबू नहीं आई जलने की, बस खाली धुआं आ रही थी। अगले दिन पेंट्री में लेडी टीचर पानी पीने गई तो उनका मुंह वाटर कूलर में डूबा हुआ और बॉडी बाहर लटकी हुई थी। इसी न्यूज़ ने पहले स्कूल बंद करवाए हैं और शायद आपको यहाँ तक पहुँचाया है। फिर क्या? आपने इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की? कोशिश सब पता चल गया है। मैं स्कूल की लैंड के बारे में पता करने म्युनिसिपल डिपार्टमेंट गया और वहाँ से पूरा रिकॉर्ड लेकर आया जो 1900 से था, पर 2022 के रिकॉर्ड ने मुझे सब बताकर हकीकत से सामना करवाया। मैं सहम सा गया और आंसू रुक नहीं रहे थे। ऐसा क्या था विनोद जी? 1900 से 1921 तक इसी जगह पर उस जमाने की पाठशाला हुआ करती थी, जहां ज्ञानी पंडित और शास्त्री, मौलाना, यहाँ तक कि प्रीस्ट भी पढ़ाया करते थे। एक लेडी टीचर जो कि उस टाइम की स्कूल प्रिंसिपल थी। गांव के बच्चे बहुत खुशी से मन लगाकर पढ़ते सीखते थे। बहुत सुकून भरा माहौल था गुलामी के समय पर भी। पर नज़र एक राक्षस की लगी। 1922 की शुरुआत में नाम था जनरल डॉगलास, जिसको गांव के बच्चों का पढ़ना और उस गांव की शांति अच्छी नहीं लगी। बिना किसी को कहे एक दिन रात को अपने सिपाहियों से पूरे स्कूल के चारों ओर बारूद बिछवा दिया और अंदर टॉयलेट्स और पेंट्री में पेट्रोल ऑयल के पैकेट्स रखवाए। दूसरे दिन जब स्कूल शुरू होकर इंटरवल तक पहुंची कि फायर ब्रिगेड के टैंकर में पानी की जगह पेट्रोल भर लाया और पूरी बिल्डिंग पर छिड़क दिया।
अंदर बदबू फैली तो भगदड़ मची और बाहर सिगार जलाकर माचिस की उस तिल्ली को नीचे गिराया। उस जनरल ने जो नीचे बारूद पर तिल्ली गिराया, तभी बंदूक की गोली की तरह पूरी बिल्डिंग को आग ने अपने आगोश में ले लिया। लगभग 80 बच्चे और 12 का स्टाफ जलकर भस्म हो गया। उस वक्त प्रिंसिपल मैम रोज की तरह डंडा लेकर टॉयलेट्स और पेंट्री से बच्चों को क्लास में भेजने के लिए डांट रही थी। सब जलकर भस्म हो गया। मानो दिल दहल गया हो। इन सब से छुटकारा कैसे मिल सकता है? पता किया, वो भी पता किया मैंने। जब वो सब पढ़ा तो पढ़ते हुए रात के 11:30 बज गए और मैं रोते बिलखते खुद को संभाल नहीं पाया और शराब पीकर टाइट हो गया और पाठशाला के सामने पेड़ के नीचे बैठ गया। घोप अंधेरे में स्कूल को देख रो ही रहा था कि अचानक लाइट्स लगी। बच्चे और पूरा स्टाफ अंदर क्लास में जाने लगे। क्लास में पढ़ाई शुरू। थोड़ी देर बाद स्कूल आग के लपटों से जलती हुई दिखी और सब सामने जलते हुए खड़े दिखे जो अंदर थे। वो मंजर देखकर मैं भागा, जोर से भागा और भागता हुआ घर आ पहुंचा और बेड पे वैसे ही गिर गया। सारा पिया हुआ उतर गया। सुबह सब याद था, पर वो रात को जो देखा सच था या नहीं पता करने में 4 रातों तक लगातार गया और सब वैसे ही सामने दिखा रोज। और रिपोर्टर साहब, मैंने पी भी नहीं रखी थी चारों दिन। आपने बहुत कुछ देखा है हिम्मत के साथ। आप बच गए, बस वही काफी है। किसने कहा कि मैं बच गया? रिपोर्टर पसीने से लथपथ हो गया और देखा कि विनोद इंसान से जलता हुआ पुतला बन गया और बोला, मैं तो पूरी पाठशाला के साथ ही जल गया था। अतृप्त आत्मा हूँ, भटक रहा था। विनोद धुएं के साथ उड़ता हुआ अदृश्य हो गया। कुछ कहानियां अधूरी रह जाती है क्योंकि उनके पीछे की सच्चाई कोई समाधान नहीं ढूंढ पाती है। पुरानी हवेली। आजमगढ़ में 400 साल पुरानी एक हवेली थी। लोग उसे अंग्रेजों के जमाने वाली हवेली कह के पुकारते थे। हवेली काफी पुरानी और सुनसान थी, इसीलिए कोई भी उस हवेली की तरफ नहीं जाता। बस आजमगढ़ के नशेड़ी, गंजेड़ी और बेवड़े लोग उस हवेली में दिन रात पड़े रहते थे, हंगामा करते थे। राजू दादा, कोई अंग्रेज अधिकारी इस हवेली में अपनी आइटम लेकर आया था, सच था क्या? भाई बोतल कसम, मेरे दादा ने बताया था। क्या औरत थी भाई वो, अरे आग थी आग, अरे मानो कपड़े में लिपटा सोना। जॉर्ज नाम का कोई अंग्रेज लेकर आया था उसे। दोनों प्यार करते थे, काफी दिन दोनों साथ रहे। फिर किसी काम से जॉर्ज को जाना पड़ा और वो वापिस ही नहीं आया। फिर उस लड़की का क्या हुआ? उसका क्या होना था है? कुछ दिन ऐसे ही हवेली में शराब पीकर पड़ी रही और फिर रोने लगी। गांव में आधी रात में घूमती थी भाई उसकी आवाज। तो क्या लोगों ने उसकी मदद नहीं की? अरे फटती थी लोगों की अंग्रेजों से। हवेली की परछाई में भी खड़ा नहीं रहता था कोई। ओ, फिर आगे क्या हुआ? अबे होना क्या था, नशे में पागलों की तरह चीखती चिल्लाती रही और फिर अचानक एक दिन उसकी आवाज ही शांत हो गई। वो क्यों? अबे हमारे जैसे आवारा लड़कों ने उसकी हालत का फायदा उठाया। अमावस की रात देखकर 4-5 हवेली के अंदर घुसे और उसकी इज्जत लूटकर उसे मारकर हवेली में दफना कर चले गए। तब से ये हवेली सुनी पड़ी है, ना जॉर्ज आया ना दूसरा कोई और। कहानी और शराब के प्रभाव से राजू के पंटर डर गए। रात भी काफी हो गई थी, अंधेरा था। छोटू ने माचिस जलाई, तभी कोई पीछे से आया और फूंक मारकर चला गया। ये फूंक किसने मारी? अबे फूंक कौन मारेगा, हवा से बुझ गई होगी। साला गिलास नहीं दिख रहा है ठीक से। छोटू ने फिर से माचिस जलाई। रोशनी में उसने देखा कि राजू के पीछे कोई लड़की बैठी उसकी तरफ देखकर हंस रही थी। कौन है? अबे कहाँ? अरे राजू दादा के पीछे। मेरे पीछे हैं? राजू ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा
उसके सामने एक लड़की का चेहरा आ गया। राजू दादा, क्या हुआ? राजू काफी डर गया था, फिर भी हंसते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस डरा रहा था तुम्हें। चलो चलते हैं यार। क्या हुआ राजू दादा? लगता है तुम दोनों को चढ़ गई है। ऐसा कहकर बंटी ने नीचे अपनी बोतल देखी तो बोतल वहाँ नहीं थी। अरे मेरी बोतल कहाँ है? अरे हमें क्या पता, बोतल संभाल नहीं पा रहा और बोलता है चढ़ी नहीं। तभी बंटी ने देखा कि उसकी बोतल हवेली के दूसरे कमरे में रखी हुई है। क्या यार, क्यों खेल रहे हो मेरे साथ? वो देखो, बोतल उस कमरे में है। तो जाना लेकर आ। बंटी बोतल लेने के लिए दूसरे कमरे में आया। जैसे ही बोतल उठाकर वो पीछे मुड़ा, उसकी चीख निकल गई क्योंकि उसके पीछे एक भयानक भूतनी खड़ी थी। भूतनी झट से रूप बदलकर एक खूबसूरत लड़की बन गई और बंटी के गले लग गई। डर के मारे बंटी की आवाज नहीं फूट रही थी। जॉर्ज, जॉर्ज डार्लिंग, आई लव यू। मैं जॉर्ज नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। पता है तुम जॉर्ज नहीं हो, जॉर्ज तो तुम्हारे पीछे खड़ा है। बंटी ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे जॉर्ज का भयानक भूत खड़ा था। बंटी चीख पाता उससे पहले ही जॉर्ज का भूत बंटी के शरीर में घुस गया और बंटी लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराया। लड़की भी मुस्कुराते हुए भयानक भूतनी बन गई और फिर गायब हो गई। इधर राजू और छोटू बंटी को पुकार रहे थे। ए बंटी आना, ए बंटी बोतल मिली क्या रे? ए बंटी। लगता है बंटी वही बोतल के साथ लुढ़क गया। तभी बंटी बोतल लेकर आया। उसकी आंखें, उसका रवैया, सब कुछ बदल चुका था। बैठ बंटी। बंटी, तू हमको पागल समझता है? हाँ क्या रे साला, मैंने तुमको ये कहानी क्या सुनाई, तुम लोग मुझे ही बनाने लगे। ये माचिस बुझाकर बोलता है किसने बुझाई, तू बोतल उधर रख कर आया और फिर बोलता है बोतल किसने छिपाई। सब नौटंकी है साला। राजू दादा, झिलमिल की इज्जत लूट कर उसे दफना दिया उन लोगों ने। उसी रात जॉर्ज लौट कर आया और उसने झिलमिल को हवेली में दफनाया हुआ पाया। वह सह ना सका और उसने भी झिलमिल के साथ गाड़ लिया खुद को। अबे क्या बक रहा है? कौन झिलमिल? वही लड़की जिसे जॉर्ज हवेली में लेकर आया था। ये सुनकर राजू और छोटू जोर जोर से हंसने लगे। ए बंटी, माल फूक के आया क्या है? अच्छा चल बता, किसने बताया तुम्हें ये? हैं? जॉर्ज ने बताया। हैं? जॉर्ज कहाँ है? मेरे अंदर। और झिलमिल कहाँ है? वो देखो, आपके पीछे। ये सुनकर राजू जोर जोर से हंसने लगा। ए छोटू, देख बंटी क्या बक रहा है। वो लड़की मेरे पीछे है। लेकिन छोटू को सांप सूंघ गया था। राजू दादा पीछे देखो। राजू ने पीछे देखा तो सच में उसके पीछे झिलमिल का भूत खड़ा था। राजू जोर से चिल्लाया। तभी पीछे से बंटी ने बोतल से राजू का सिर फोड़ दिया। कांच के टुकड़े टुकड़े हुए और राजू भी फर्श पर बिखर कर मर गया। ए बंटी, अरे ये क्या कर दिया तूने? हा? बंटी नहीं, जॉर्ज। तभी झिलमिल का भूत छोटू की तरफ बढ़ने लगा। छोड़ो मुझे, मत मारो, मैं कभी नहीं आऊंगा यहाँ। छोड़ो। मैं तो चाहती हूँ तुम यहाँ से जाओ ही मत। मतलब? झिलमिल का भूत छोटू के शरीर में घुस गया और अचानक छोटू का रवैया बदल गया। वो बंटी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बंटी ने छोटू को अपनी बाहों में भर लिया। हमें इंसानी शरीर मिल गया झिलमिल। कितने साल तड़पे हैं एक दूसरे को छूने के लिए, आज ये दो जिंदा शरीर मिल गए। अब हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे, सालों साल इसी हवेली में साथ रहेंगे।
एक साथ रहेंगे। मुझसे और इंतजार नहीं होता जॉर्ज। चलो, मुझे बेडरूम में लेकर चलो। बंटी ने छोटू को अपनी बाहों में उठा लिया और वो छोटू को लेकर हवेली के अंदर वाले कमरे की तरफ निकल पड़ा। भूतनी आंटी। बहुत समय पहले जंगल में एक बहुत ताकतवर भूतनी अपनी भूतनी बेटी के साथ रहती थी। भूतनी अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखती थी। वो रोज जंगल से नए और मुलायम जानवर लाकर उसे खिलाया करती थी। माँ, ये खरगोश बहुत मुलायम है, लेकिन ये बहुत छोटा सा था। इसीलिए कल आप मेरे लिए एक मोटी सी भैंस लाना। ठीक है बेटी। मेरी बेटी छोटी छोटी, भैंस मांगे मोटी मोटी। ऐसे ही समय बीतता गया। अब भूतनी बूढ़ी हो गई और बीमार रहने लगी। अब उसकी जगह उसकी बेटी खाने के लिए जानवर पकड़कर लाने लगी। एक दिन बूढ़ी भूतनी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, अब मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करो। बताओ माँ। बेटी, जब मैं छोटी सी थी तब एक बार मेरी माँ शहर से एक मोटा और मुलायम इंसानी बच्चा खाने के लिए लाई थी। मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले मैं एक बार फिर से इंसानी बच्चे का स्वाद चखूं। ठीक है माँ, फिर तो आपके अगले जन्मदिन पर हम इंसानी बच्चा ही खाएंगे। इंसानी बच्चे की तलाश में भूतनी शहर की तरफ चल दी। जंगल से मैं आई हूँ, शहर को मैं जाऊंगी। इंसानी बच्चा खाकर अपनी माँ का जन्मदिन मनाऊंगी। शहर पहुंचकर उसने बहुत सारे बच्चे देखे, लेकिन कोई भी बच्चा उसे पसंद नहीं आया। तभी उसकी नजर गट्टू पर पड़ी। ये बच्चा मुझे मुलायम लग रहा है, लेकिन ये तो बहुत पतला है। इसे तो अकेले माँ ही खा जाएगी, फिर मुझे क्या मिलेगा? कोई बात नहीं, मैं इसे खिला खिला कर मोटा कर दूंगी। और वो एक बहुत सुंदर आंटी का रूप लेकर गट्टू के पड़ोस में रहने लगी। फिर एक दिन वो गाजर का हलवा लेकर गट्टू के घर गई। मैं गट्टू के लिए गाजर का हलवा लाई हूँ। थैंक यू आंटी। अब भूतनी रोज किसी न किसी बहाने से गट्टू को स्वादिष्ट खाना खिलाने लगी। इतना स्वादिष्ट खाना खाकर गट्टू दिन बहुत मोटा हो गया। भूखी भूतनी का खाना खाकर गट्टू हो गया मोटा मोटा। अब मोटे गट्टू को खाकर भूतनी भी होगी मोटी मोटी। अगले ही दिन भूतनी आंटी ने गट्टू से कहा, मैं शहर से थोड़ी दूर बने रेस्टोरेंट पर खाना खाने जा रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ हाँ, मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। और फिर भूतनी गट्टू को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ चल दी। जैसे ही गट्टू ने जंगल देखा, उसने भूतनी से पूछा, आंटी, आप मुझे जंगल में क्यों ले आई? आपने तो कहा था हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं। तभी अचानक भूतनी अपने असली रूप में आ गई। तुमने बहुत कुछ खा लिया गट्टू, अब हमारे खाने की बारी है। अब तो भूतनी आंटी हो। भूतनी गट्टू को लेकर अपनी मम्मी के पास आ गई। माँ, देखो, मैं इंसानी बच्चा लाई हूँ। इसे खाने में तो बहुत मजा आएगा।
उन्हें इस तरह से बातें करते देख गट्टू समझ गया कि उसे इन भूतनियों से बचने के लिए जल्द से जल्द कुछ सोचना पड़ेगा। तभी उसे एक आइडिया आया। अब तुमने मन बना ही लिया है तो तुम मुझे खा लो, लेकिन तुम दोनों में से मेरा दिल कौन खाएगा? इंसान के शरीर में उसका दिल सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है और जो उसे एक बार खा ले वो उसका स्वाद कभी नहीं भूलता। वैसे मुझे लगता है मेरा दिल भूतनी आंटी को खाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत जो की है। नहीं नहीं, तुम्हारा दिल तो मैं ही खाऊंगी, क्योंकि मेरे कहने पर ही तुम्हारी भूतनी आंटी तुम्हें शहर से पकड़ कर लाई है। लेकिन मेहनत तो ज्यादा मैंने ही की है। जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ ने मुझे बच्चे का दिल नहीं खिलाया था, इसीलिए इसका दिल तो मैं ही खाऊंगी। ऐसे कैसे? मैंने ज्यादा मेहनत की है तो दिल तो मैं ही खाऊंगी। और फिर देखते ही देखते बहस लड़ाई में बदल गई। बूढ़ी भूतनी ने भूतनी पर जोर से वार किया, फिर भूतनी ने भी बूढ़ी भूतनी पर वार किया। इस तरह दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए और गट्टू वहाँ से बचकर भाग गया। भूतिया डाकिया। ये बात उस जमाने की है जिस जमाने में मोबाइल नहीं थे, इंटरनेट नहीं थे, सोशल मीडिया भी नहीं था। एक दूसरे से बात करने के लिए लोग एक दूसरे को खत लिखा करते थे। डाकिया घर घर जाकर खत बांटता था। ये कहानी उस जमाने की है जिस जमाने में डाकिया लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। रघु नाम का एक डाकिया था। वो दिन भर साइकिल से शहर की हर गली घूमता था और घर घर खत बांटता था। रात का समय था, आखिरी खत बचा था। रघु अपनी साइकिल लेकर खत देने चला गया। आज तो बहुत रात हो गई, घर गया तो बीवी जरूर डांटेगी। रघु पते पर पहुंच जाता है। डाकिया आया है, डाक लेकर आया है। अंदर से ना कोई जवाब आता है और ना कोई दरवाजा खोलता है। सुनो, आपका खत आया है। लगता है सब सो गए। रघु दरवाजे पर टक टक आवाज करता है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। रघु अंदर जाता है तो दरवाजा बंद हो जाता है। लगता है कोई गड़बड़ है। कोई है? मैं डाकिया, डाक लाया हूँ। तभी एक चुड़ैल हंसती हुई अंधेरा चीरकर रघु के सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर रघु अंदर से तो बहुत डर जाता है, लेकिन बाहर से होशियारी से पेश आता है। लगता है मैं गलत घर में आ गया हूँ, माफ कीजिए। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। तू एकदम सही घर आया है। कई सालों से मैं इस मकान में बंद पड़ी थी। तूने ये दरवाजा खोलकर मुझे आजाद कर दिया। बहुत अच्छा काम हो गया मेरे हाथों से। भगवान मुझे दुआ देगा। मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे जाने दूं? हाँ? तुम्हारा इरादा क्या है? दरवाजा तो तूने खोल दिया, अब मुझे बाहर घुमाओ, बाहर की दुनिया दिखाओ, मेरे खाने का प्रबंध करो। ये मैं कैसे कर सकता हूँ? बहुत आसान है, मैं तुम्हारे शरीर में घुस जाती हूँ। चुड़ैल रघु के शरीर में घुस जाती है और रघु जोर जोर से हंसने लगता है। रघु घर आता है। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। पापा क्या हो गया आपको? कहाँ मर गए थे? इतनी रात हो गई, घर क्यों नहीं लौटे? रघु घर का दरवाजा बंद कर देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। शराब पी ली क्या? हंस क्यों रहे हो? मैं रघु नहीं, चुड़ैल हूँ। ये सुनकर रघु की पत्नी और उसका बेटा कांपने लगते हैं। रघु अपने बेटे को और पत्नी को मार देता है और उनका खून चूस लेता है। सुबह होती है। रघु साइकिल लेकर डाक पहुंचाने निकल पड़ता है। डाकिया आया है, डाक लाया है। एक औरत दरवाजा खोलती है। क्या लाए हो?
मनी ऑर्डर या खत? तुम्हारी मौत लाया हूँ। क्या बक रहे हो? रघु औरत को दबोच लेता है और घसीटता हुआ अंदर ले जाता है। दरवाजा बंद हो जाता है। रघु औरत का खून चूसकर औरत को मौत की नींद सुला देता है। डाकिया आया है, डाक लाया है। इस प्रकार रघु घर घर डाक देने के बहाने जाता था और घर के सभी सदस्यों का खून चूसकर उन्हें मार देता था। इस प्रकार रघु डाकिया का आतंक पूरे शहर में फैल चुका था। डाकिया का नाम सुनकर लोग कांप जाते थे। घर के बाहर कोई डाकिया आए तो भी कोई दरवाजा नहीं खोलता था। इधर डाक ऑफिस से भी रघु का आतंक फैल चुका था। वो डाक लेने ऑफिस आता तो कोई भी उसे रोकने की चेष्टा नहीं करता, क्योंकि सबको मालूम था कि रघु डाकिया नहीं रहा, चुड़ैल का वाहक बन चुका है। एक दिन रघु डाक ऑफिस से डाक लेकर निकल जाता है। तभी डाक ऑफिस में एक खत लिए डिटेक्टिव करण आता है। ये खत मेरे घर पर किसने छोड़ा था? डाक मास्टर खत देखता है। यह खत रघु ने छोड़ा है। आपको शर्म नहीं आती? एक खूनी डाकिया पाल रखा है तुम लोगों ने। उस दरिंदे ने डाक देने के बहाने मेरी पत्नी को मार डाला। यह डाक मैंने उसे दिल्ली से भेजा था। उसका कोई जवाब नहीं आया तो घर आकर देखा पत्नी मर चुकी थी। डाकिये ने मारा है उसे। आप कौन है? मैं डिटेक्टिव करण, दिल्ली में रहता हूँ। आप दिल्ली में रहते हो इसलिए आपको शहर के हालात मालूम नहीं है। डाक मास्टर करण को सब हकीकत बताता है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उस डाकिये को। रघु को मत मारिए साहब, वह तो अच्छा आदमी है, बस चुड़ैल के चंगुल में फंसा है। कहाँ मिलेगा वो? डाकिया आया है, डाक लाया है। घर का दरवाजा खुलता है और डिटेक्टिव करण बाहर आ जाता है। अंदर आ जाओ, मुझे धूप से एलर्जी है। रघु अंदर आता है तो करण दरवाजा बंद कर लेता है। दरवाजा बंद करने का हक तो मेरा है। मैं जानता हूँ तू एक चुड़ैल है। डाकिये का इस्तेमाल करके बहुत लोगों को तूने मारा है। कौन हो तुम? डिटेक्टिव करण। ये घर मेरा नहीं है। तू सही पते पर पहुँची है पर गलत आदमी से मिली है। मुझे पता था तू यहाँ आने वाली है और देख, तुमसे पहले मैं यहाँ पहुँच गया। मेरी पत्नी को मार कर शुरुआत तूने की, लेकिन इसे खत्म मैं करूँगा। रघु डिटेक्टिव पर वार करता है। तभी डिटेक्टिव उसे चकमा देता है और रघु के मुंह में हाथ डालकर चुड़ैल को बाहर खींच लेता है। तूने रघु को तो बचा लिया डिटेक्टिव, पर खुद को कैसे बचाएगा? हाँ, उसकी चिंता तू ना कर, उसका पूरा इंतजाम है मेरे पास। तांत्रिक वांत्रिक तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा क्या इंतजाम है? डिटेक्टिव अपना मोबाइल निकालता है और उसमें चुड़ैल को खींच लेता है। चुड़ैल मोबाइल में कैद हो जाती है और चिल्लाने लगती है। हाय रे हाय, कहाँ फंस गई मैं? निकालो मुझे बाहर। ये तो उस मकान से भी छोटा है। हाँ। मैं डिटेक्टिव हूँ चुड़ैल। मैं तांत्रिक बिंत्रिक नहीं करता, स्मार्टफोन रखता हूँ। इस फोन में ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बड़े से बड़े भूत को कैद कर सकता है। साहब, आपने चुड़ैल को कैद तो कर लिया, पर उसे मारोगे कैसे? वो फिर बाहर आ गई तो? उसकी चिंता ना कर छोटे, मैं चुड़ैल की वीडियो डिलीट कर देता हूँ। नहीं 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 नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। डिटेक्टिव चुड़ैल को मोबाइल से डिलीट कर देता है। इस प्रकार डिटेक्टिव चुड़ैल को मार देता है और रघु के साथ साथ शहर को भी चुड़ैल के चंगुल से बचा लेता है। एक थी डायन। कहानी है रामपुरम की। रामपुरम एक छोटा सा शहर था। शहर में एक कॉलोनी थी, नंदनवन कॉलोनी। नंदनवन कॉलोनी शहर की काफी खूबसूरत, स्वच्छ, सुंदर और शांत कॉलोनी थी। कॉलोनी में काफी सारे छोटे मोटे खूबसूरत घर और घरों के सामने पेड़ पौधों की हरियाली थी। कॉलोनी का वातावरण काफी शुद्ध और प्रसन्न था। कॉलोनी में मालिक, किराएदार, डॉक्टर, वकील, टीचर, ऐसे सभी मिडिल क्लास लोग हंसी खुशी और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। कॉलोनी के सारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते थे और छुट्टी के दिन
बाहर कॉलोनी में पेड़ पौधे के साथ खेलते थे। एक दिन की बात है, श्यामलाल जी अपने मकान के सामने अपनी बीवी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें मार्केट जाना था। तभी वहाँ मगनलाल जी गए और उन्होंने श्यामलाल जी से बात शुरू की। कैसे हो श्यामलाल जी, बड़ी जल्दी में हो? अरे हाँ भाई साहब, सब बढ़िया। आप बताओ, आपके क्या हाल है? हम भी ठीक है, बस आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ बोलो ना। आपका मकान देना था ना किराए पर। मेरे साले का एक दोस्त आ रहा है हमारे यहाँ रहने, उसे मिल सकता है क्या? अरे यार मगनलाल जी, लेट हो गए आप। क्या हुआ, किसे दे दिया क्या? हाँ भाई, दे दिया एक बुढ़िया को। बेचारी अकेली है, सरकार की तरफ से जो मिलता है उस पर जीती है। मैंने सोचा दे दो, बुढ़िया है, ज्यादा तकलीफ भी नहीं देगी। अच्छा तो कोई बात नहीं, लेकिन कहाँ है वो बुढ़िया? दिखी नहीं कभी। अरे अभी तक आई नहीं है वो, बस सामान और किराया छोड़कर गई है। कब आएगी पता नहीं। अरे लक्ष्मी चलो भी। ये औरतें हमेशा लेट कर देती हैं। बाजार जाना था। एक संडे की बात है, दोपहर का समय था। कॉलोनी के सभी लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे और उनके छोटे छोटे बच्चे पेड़ पौधों के नीचे कॉलोनी में खेल रहे थे। तभी अचानक मौसम बदल गया। बहती हवा अचानक रुक गई और तापमान बढ़ गया। आसमान में कौवे कांव कांव करने लगे। माहौल एकदम अजीब हो गया और छोटे छोटे बच्चे बेचारे परेशान हो गए। आहा, बहुत गर्मी हो रही है मुझे। गर्मी हो रही है तो फिर शर्ट उतार दे। उतार दूं? नहीं नहीं, मम्मी डांटेगी। तभी बच्चों को टक टक आवाज सुनाई दी। ये टक टक आवाज कैसी है? चलो देखते हैं। फिर बच्चों ने सड़क पर आकर देखा तो सड़क पर एक काफी बूढ़ी दादी लाठी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बुढ़िया की लाठी बार बार फिसल रही थी और वो काफी संभल कर मुस्कुराते हुए चल रही थी। ओह, कितनी प्यारी है ये दादी अम्मा। चलो चलते हैं उनके पास। फिर क्या, बच्चे दादी अम्मा कहते हुए उछलते कूदते बुढ़िया के पास गए। बच्चों को देखकर बुढ़िया मुस्कुराई। अरे यहाँ तो बड़े ही बच्चे हैं, बहुत मजा आने वाला है। आप अब यहीं रहने वाली हो? हाँ, मैं यहीं रहने वाली हूँ। तुम लोगों को परेशान करने वाली हूँ बहुत। बुढ़िया की बातें सुनकर बच्चे हंसने लगे। मुझे उस सामने वाले श्याम जी के मकान में जाना है। चलो हम छोड़ देते हैं आपको। चिंटू ने बुढ़िया की लाठी ले ली और उसका हाथ पकड़कर बुढ़िया को सहारा दी। बाकी बच्चे भी बुढ़िया के पीछे पीछे चलने लगे। मकान के अंदर आते ही चिंटू बोला, अब हम खेलने जाते हैं। तभी अचानक बुढ़िया जोर जोर से अजीब आवाज में हंसने लगी। सारे बच्चे डर गए। हंसते हंसते बुढ़िया अचानक भयानक डायन बन गई। ना छोड़ूंगी, किसी को ना छोड़ूंगी। डायन देखकर बाकी बच्चे तो भाग गए, लेकिन चिंटू भाग न सका क्योंकि उसका हाथ बुढ़िया के हाथ में था। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मम्मी, मम्मी छोड़ो। तभी पीछे से चिंटू की मम्मी आई। चिंटू, चिंटू। झट से बुढ़िया ने डायन का रूप छिपा लिया और चिंटू का हाथ छोड़ दिया। चिंटू इतना डर गया था कि वो हाथ छोड़ते ही सीधे मकान के बाहर भाग गया। माफ कीजिए, हमारे बच्चे जरा शैतान हैं। अच्छा कि आप आ गईं। किसी भी चीज की जरूरत हो तो याद कीजिएगा। फिर क्या था, उस दिन से वो डायन कॉलोनी में रहने लगी, सबके सामने अच्छा बनकर और बच्चों के सामने भयानक डायन बनकर। जब भी बच्चे खेल रहे होते तब डायन उनके पास जाती और किसी बच्चे को उठाकर अपने मकान में आ जाती। बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता। बाकी बच्चे भी शोर मचा देते, लेकिन जैसे ही कोई बड़ा आ जाता बुढ़िया फौरन रूप बदलकर झूठ कहती।
देखिए ना, इन बच्चों ने मेरी लाठी कहीं छिपा रखी है, बता ही नहीं रहा कोई कहाँ छिपा रखी है। बच्चों ने अपने घर वालों को बुढ़िया के बारे में बताया, फिर भी उनका किसी ने विश्वास नहीं किया। और एक दिन जो होना था वही हुआ। अचानक चिंटू कहीं गायब हो गया। सबने बहुत ढूंढा, लेकिन चिंटू नहीं मिला। मैं जानती हूँ चिंटू कहाँ है, चलो मेरे साथ। बच्चे बुढ़िया के मकान में पहुंचे तो बूढ़ी डायन ने चिंटू को एक कमरे में अंदर बांध कर रखा था और वो उसे सता रही थी। तुम्हारी मम्मी कह रही थी कि तू बड़ा शैतान है, अब कहाँ गई तेरी शैतानी? हाँ, खबरदार, मैं सबसे बड़ी शैतान हूँ, बच्चों को मैं कच्चा चबा जाती हूँ। प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज मुझे छोड़ दो। बच्चों ने चिंटू की हालत देखी तो उन्हें काफी बुरा लगा। चलो मम्मी पापा को बताते हैं। नहीं, वो आएंगे तो डायन फिर से कुछ न कुछ झूठ बोलकर बच जाएगी। तो फिर अब क्या करें? चिंकी ने मोबाइल निकाला और डायन का वीडियो बनाया। फिर चिंकी ने वो वीडियो कॉलोनी के ग्रुप में पोस्ट किया। वीडियो देखकर कॉलोनी के सभी लोग उस मकान में पहुंचे और उन्होंने डायन के चंगुल से चिंटू को बचा लिया। अब रूप बदलने की कोई जरूरत नहीं है डायन, तुम्हारा असली रूप हम सबके सामने आ चुका है। हमने बच्चों पर पहले भरोसा नहीं किया, लेकिन भला हो इस मोबाइल का, मारो इसे। फिर कॉलोनी की सारी औरतों ने मिलकर डायन की अच्छी खासी धुलाई की। मार खाने के बाद बूढ़ी डायन कॉलोनी से हमेशा हमेशा के लिए भाग गई।